जैसा कि आपने मेरी सोल लैंड सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा कि वांग क्वियर और इन सभी ने मिलकर रेड ब्लडेड बैम्बूज को हरा दिया होता है और रेड ब्लडेड बैम्बूज के किंग को भी मार दिया होता है, जिसकी स्पिरिट रिंग को वांग क्वियर ने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी, क्लिक करके जरूर से देख लेना। और हाँ, बात करें आज की वीडियो की तो भाई आज की वीडियो आपको फुल सेटिस्फेक्शन देने वाली है, क्योंकि इसमें एंट्री होने वाली है इविल सोल मास्टर्स की। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमें हुआ युहाओं को दिखाया जाता है, जो डोंगर से कहता है, मेरी नजरों में इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही तरीके की वुमेन्स हैं, जिसमें से पहले टाइप की तुम हो जो कि मेरी नजर में सबसे ज्यादा सुंदर है। और रही बात बाकी की लड़कियों की, तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस तरीके की दिखती है, क्योंकि वह बाकी सभी ही मेरी नजरों में एक जैसी ही है। और युहाओं की इस बात को सुनकर डोंगर हंसने लगती है और फिर डोंगर काफी खुश होते हुए कहती है, तुम्हें एग्जैक्टली वही करना होगा जो तुमने कहा है। और कुछ समय बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि वांग क्वियर ने अपनी 6 स्पिरिट रिंग्स को अब्सॉर्ब कर लिया होता है, जिस वजह से ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। और इसे देख के डोंगर कहती है, अभी तो सिर्फ 3 ही घंटे बीते हैं और सच में इसके पास तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, जो इसने 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को इतना जल्दी अब्सॉर्ब कर लिया। और इसकी बातों को सुनकर युहाओं वांग क्वियर की तरफ देखने लगता है, तो वांग क्वियर युहाओं की तरफ देख के इशारे करती है। और इस चीज को देख के वांग डोंगर काफी बुरी तरीके से जल भुन जाती है और ये गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है, आखिर इसने तुम्हारी तरफ इशारा क्यों किया, और सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में ऐसा भी क्या हुआ है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे सच सच बता दो। और डोंगर को ऐसा करते देख युहाओं भी घबरा जाता है और फिर युहाओं कहता है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और कल रात जो इनके बीच में बात हुई होती है, युहाओं इसे सब कुछ सच सच बताने लगता है, और यहाँ तक कि ये बिस्कुट को छीनने वाली बात से लेकर अपनी मोम की यादों को याद करने वाली बात तक सब कुछ बताता है। और यह सब कुछ जानने के बाद डोंगर कहती है, अच्छा तो ये हुआ था, और लगता है कि मैंने तुम्हें गलत ही समझ लिया था, लेकिन अगर हम किसी दिन भूख से मरने वाले हुए और हमारे पास सिर्फ एक ही बिस्किट बचा तो मैं पक्का उसे पूरा ही खा जाऊंगी। और डोंगर की इस बात को सुनकर युहाओं काफी चौंक जाता है, तो डोंगर मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे आखिरी लम्हों में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मौत के गम में तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बाद मरूं, जिससे कि मैं तुम्हें थोड़े और लंबे समय तक देख पाऊंगी। और फिर हम मिस काइमा को देखते हैं, जो वांग क्वियर से कह रही होती है, क्या तुम पक्के से कह सकती हो कि तुम युहाओं के लिए एक सूटेबल बीस्ट को ढूंढ सकती हो? तो वांग क्वियर कहती है, हाँ मैं अप्रोक्सीमेट लोकेशन जानती हूँ, क्योंकि मैंने पहले स्टार लुओ फॉरेस्ट के अंदर अपने आप को पूरे 1 साल ट्रेन किया है, और स्टार लुओ फॉरेस्ट के जो पेरिफेरल एरिया और आउटर कोर एरिया है, मैं पहले ही उन सभी जगहों पर जाकर घूम चुकी हूँ। और पूरे 1 साल सुन के सभी के ही होश उड़ जाते हैं। तो वांग डोंगर वांग क्वियर की तरफ देखते हुए मन में कहती है, जिस तरीके की जगह ये स्टार लुओ फॉरेस्ट है, जहाँ पे आधे से ज्यादा टॉप 10 स्पिरिट बीस्ट भी रहते हैं, और हर रोज स्पिरिट बीस्ट के साथ संपर्क में आना और उनसे हरदम लड़ते रहना, और यहाँ तक कि उनसे लड़ते हुए तो कई रातें भी बीत जाती हैं। और इन हालातों में इस फॉरेस्ट के अंदर 1 दिन या 2 दिन और यहाँ तक कि हफ्ता भर भी रुकना चलता है, लेकिन पूरे 1 साल टिके रहना तो ये नामुमकिन है। और आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है? और फिर मिस काइमा हैरान होते हुए कहती है, क्या पूरा 1 साल? जिस पर वांग क्वियर भी थोड़ी सी इमोशनल होते हुए कहती है, हाँ मैं अपने दम पर यहाँ पे पूरे 1 साल रही हूँ। और इस बात को सुन के मिस काइमा मन में कहती है, निश्चित रूप से बिन वजह सफलता नहीं मिलती है, और वांग क्वियर असल में इस फॉरेस्ट के अंदर अपने दम पे पूरे 1 साल सरवाइव कर पाई है, तो इसने पक्का सोच से भी परे मेहनत और मशक्कत की होगी। और तभी अचानक से किसी के काफी जोर से उड़ने की आवाज आती है, तो युहाओं समझ जाता है कि इनकी तरफ खतरा आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा भयानक, खतरनाक और खूंखार लेपर्ड्स हैं। और इन्हें देख के युहाओं कहता है, ये तो स्ट्रॉन्ग अटैक पावर के साथ डार्क एबिलिटी वेल स्प्लिट बीस्ट है। और वैसे तो इन लेपर्ड्स की संख्या काफी कम है, मगर एक बार ही जो इन्होंने हमें टारगेट कर लिया, तो यह वाकई में काफी ज्यादा मुसीबत भरा होगा। और जाहिर सी बात है कि इन लेपर्ड्स ने हमें पहले ही डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर से जो गन निकल रहा है वो इस फॉरेस्ट के अंदर काफी यूनिक है, और अगर एक बार ही जो हम उनके लपेटे में आ गए तो हमारी उनके साथ एंडलेस फाइट होगी। तो वांग क्वियर कहती है, उन्हें मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं पहले भी ब्लैक लेपर्ड से लड़ चुकी हूँ।
इसलिए मैं उनके सामने चारा बन के जाऊंगी और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके यहाँ पे लेके आऊंगी, जिससे कि हम उन सभी को ही एक झटके में खत्म कर सकें। तो युहाओं कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि एक बार ही जो हम उनके द्वारा स्प्लिट हो गए तो फिर हम सभी के लिए ही मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो वांग क्वियर अपने बालों को बांधते हुए कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। अगर युहाओं अपनी मेंटल स्पिरिट की पावर से मेरी मदद करता है तो मैं ये कर सकती हूँ। जिसके बाद यह एक पर्पल कलर की एनर्जी बॉल को अपने हाथ में क्रिएट करती है, जिस वजह से एक धमाके के साथ इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगता है। और इसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रही होती है और इस वजह से युहाओं को भी परेशानी हो रही होती है। और ये कहता है ये तो आंखों को अंधा कर देने वाली कितनी तेज गोल्डन रोशनी है। और तभी हम देखते हैं कि वांग क्वियर के हाथ में एक काफी ज्यादा खतरनाक स्टाफ आ गया होता है, जिस वजह से वांग क्वियर के अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और इसकी वजह से वांग क्वियर की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस स्टाफ को देख के युहाओं भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है इस स्टाफ ने तो एक स्ट्रॉन्ग लाइफ की ब्रेथ छोड़ी है और ये जरा सा ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह गोल्ड ऑफ लाइफ हो। और तभी युहाओं देखता है कि वांग क्वियर पलक झपकते ही इतनी दूर पहुंच गई है। तो युहाओं चौंकते हुए कहता है ये तो कितनी ज्यादा तेज है। और हम देखते हैं कि वांग क्वियर काफी तेजी से इन्हीं लेपर्ड्स की तरफ जा रही होती है और युहाओं मन में कहता है ये तो कितनी जल्दी उन लेपर्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए जा रही है, इसलिए मुझे भी इसकी तुरंत ही मदद करने की जरूरत है। और तभी युहाओं उन स्पिरिट बीस्ट के ऊपर स्पिरिट शॉक से अटैक कर देता है और इस मौके का फायदा उठा के वांग क्वियर काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ती है। और जब ये इन लेपर्ड्स की तरफ बढ़ रही होती है तब ये बिल्कुल गोल्डन ड्रैगन जैसी दिख रही होती है, जिस वजह से ये सभी स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा डर चुके थे और यहाँ तक कि इस वजह से वांग क्वियर के प्रति किसी भी तरीके के एक्शन को नहीं ले पाते हैं। और ये बीस्ट कुछ भी सोच या समझ पाते उससे पहले ही इन सभी के बीच में एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से इनमें से कुछ तो मर जाते हैं जबकि कुछ काफी दूर जा गिरते हैं। और वांग क्वियर की इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को देख के इन स्पिरिट बीस्ट की गंदी वाली फट जाती है और यह डर के मारे यहाँ से धूम दबा के भागने लगते हैं। और इन्हें यहाँ से भागता देख वांग क्वियर अपने स्टाफ से अपना पूरा जोर लगा के इनके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से इन लेपर्ड्स के पास एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी चपेट में आने की वजह से इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। और वांग क्वियर को इस तरीके की तबाही मचाता देख युहाओं की भी हालत खराब होती है और ये कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि सीनियर गोंग यांगमो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसकी किसी भी तरीके की कमजोरी होगी? तो युहाओं कहता कि ऐसा होना तो नामुमकिन सा लगता है और अटैक रेंज के अंदर तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो सीनियर गोंग कहता है लगता है कि तुमने अच्छे से नहीं देखा है। और इस तरफ युहाओं मन में कहता है अगर मैं वांग क्वियर के खिलाफ लड़ता तो सच में मेरे पास एक मौका भी नहीं होता जीतने का। और फिर हम देखते हैं कि वांग क्वियर यहाँ पे वापस से लौट आती है। तो सीनियर गोंग इससे पूछते हैं क्या तुम्हें किसी भी तरीके के आराम की जरूरत है क्या? जिस पर वांग क्वियर मना कर देती है और फिर ये कहते हैं क्या तुम्हारे वेपन का किसी भी तरीके से तुम्हारे सोल बीस्ट के साथ लेना देना है? तो वांग क्वियर कहती है ये हमारे फैमिली की विरासत है। इस पर सीनियर गोंग कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा वेपन तुम्हारे मार्शल सोल से रिलेटेड है? तो वांग क्वियर कहती है ये गोल्डन ड्रैगन स्फीयर मेरे फैमिली की विरासत है। और युहाओं गोल्डन ड्रैगन स्फीयर को सुन के चौंक जाता है और कहता है कि क्या इसका गोल्डन ड्रैगन के साथ कोई लेना देना है क्या? और लेजेंड्स के अनुसार गोल्डन ड्रैगन की 49 पसलियां थी, लेकिन तब भी इसके जो वंशज थे उनके पास सिर्फ 48 ही थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन की रिब केज में जो ऑड बोन थी उसमें काफी सारे रहस्य छिपे हुए थे और उनमें से जो सबसे बड़ा रहस्य था वो ये था कि कैसे गोल्डन ड्रैगन फ्यूचर में ड्रैगन गॉड कैसे बन सकता है। और वांग क्वियर कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा नॉलेज होगी। और वास्तव में ये स्पीयर गोल्डन ड्रैगन की 49th रिब बोन से बनी है। और इस चीज को सुन के ये तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और युहाओं कहता है मैंने सच में नहीं सोचा था कि वांग क्वियर का जो स्पीयर होगा उसका ओरिजिन इतना ज्यादा ग्रेट होगा और असल में ये तो गोल्डन ड्रैगन की रिब बोन से बना है। और तभी सीनियर गोंग काफी हैरान होते हुए कहता है अरे भाई लोग इन ब्लैक लेपर्ड्स की तरफ तो देखो, इनकी लाशें असल में इवेपोरेट हो रही हैं और लगता है कि ये कुछ देर में पूरी तरीके से गायब भी हो जाएंगी। तो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर है वो स्पिरिट लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है
और किसी भी लिविंग बीइंग को मार देने के बाद सारी लाइफ एनर्जी तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के लिए न्यूट्रलाइज हो जाती है और ये प्यूरिफाई हो जाएगी और स्पीयर इसके एक हिस्से को प्रोवाइड कर देता है। तो युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो एक गॉड वेपन है। तो सीनियर गोंग वांग क्वियर के पास आके कहती है वांग क्वियर फ्यूचर में तुम इसे हर किसी के सामने कैजुअली इस्तेमाल मत करना और जिन पर भी तुम्हें विश्वास ना हो उन्हें इस स्पीयर के बारे में मत बताना। तो वांग क्वियर कहती है चिंता मत करो, ये गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ड्रैगन गॉड का प्राइड है और जिनके पास भी गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल है सिर्फ इनके अलावा कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है और अगर कोई भी इसे टच करता है तो ये धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा और अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रही होती तो ये 50 मीटर्स के अंदर की सारी लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता और यहाँ तक कि यह तो घास को भी नहीं छोड़ता और जब यह इनफ लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा तब ये गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट को जन्म देगा जो कि इसे काफी दूर तक ले जाएगा और अगर ये ड्रैगन गॉड के सामने आता है तो यह उस ड्रैगन की 49th रिब बोन बन जाएगा। तो उस ड्रैगन को एक उम्मीद की किरण दिख सकती है जिससे कि वह ड्रैगन बन सके और इस तरफ युहाओ मन में कहता है अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि यह इतने आराम से क्यों इस वेपन को इस्तेमाल कर रही थी। तो असल में इसने इतने सारे सीक्रेट्स छुपा रखे थे और इसका मतलब ये भी है कि वांग क्वियर के अलावा इस यूनिवर्स के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस वेपन को संभाल सके। और वैसे तो दोस्तों युहाओ बिल्कुल सही सोच रहा है अभी के समय के हिसाब से, लेकिन फ्यूचर में वांग क्वियर के अलावा इस वेपन को कोई और इस्तेमाल करेगा जो कि और कोई नहीं वान डोंगर होगी। और तभी अचानक से युहाओ को काफी अजीब सा महसूस होता है। तो ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है आसपास काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा है और यह जिनका भी ऑरा है वह वास्तव में काफी ज्यादा ताकतवर है और तो और ये किसी स्पिरिट बीस्ट से नहीं आ रहा है बल्कि आगे उन 3 लोगों में से आ रहा है। और दोस्तों अब असली वाला गलत सीन शुरू होने वाले हैं तो तैयार हो जाए। और इस तरफ युहाओ कह रहा होता है कि ये स्पिरिट बीस्ट नहीं है, लेकिन तब भी इनके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा है उसने स्पिरिट बीस्ट की क्रूरता को भी पार कर लिया है। और तभी हम उस मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और इन तीनों के ही अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और इन तीनों को देख के युहाओ और डोंगर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और हम देखते हैं कि तभी अचानक से ये तीनों ही यहाँ से गायब हो जाते हैं और इन्हें यहाँ से डिसअपियर होते देख युहाओं के होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहता है ये लोग तो वाकई में काफी फास्ट है और ये लोग पूरी तरीके से एक अलग ही लेवल पे हैं। और तभी इन तीनों में से एक बंदा कहता है ये तो बस कुछ डॉल्स ही है और तो और यहाँ से फ्रेश ब्लड की गंध आ रही है। और तभी यह बंदा पूछता है तुम लोग कौन हो? तो ये कहते हैं हम श्रेक्स एकेडमी से हैं। तो यह बंदा कहता है वो जो इतनी कम उम्र में स्टार्डो फॉरेस्ट की गहराइयों में घूम पा रहे हो, ऐसा दिखता है जैसे कि तुम्हारा कल्टीवेशन भी कोई कमजोर नहीं है। और चलो अब अच्छे बच्चों की तरह अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करो, हम उन्हें एक बार ही अच्छे से देखना चाहते हैं। जिस पर युहाओ और ये सभी ही कुछ नहीं कह पाते हैं, जबकि युहाओ हैरान होते हुए मन में कहता है यह तो असहनीय है, क्योंकि जैसे ही ये लोग हमसे मिले इन्होंने हमसे हमारी स्पिरिट रिंग को दिखाने के लिए कह दिया और इसे ही तो कमजोर को बुली करना कहते हैं और इस तरीके से तो हमारे ट्रम्प कार्ड्स रिलीज हो जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर कायमा भी यहाँ पे आ गई होती है और ये कहती है रिस्पेक्टेड एल्डर्स इसे कमजोर को बुली करना कहते हैं और ये थोड़ा ज्यादा असहनीय है। और डीन को देखकर युहाओ भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या आप इस समय के दौरान हम सभी को छिप के फॉलो कर रही थी? और तभी यह स्पिरिट मास्टर हंसते हुए कहता है मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये लोग अपनी बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ कैसे इस फॉरेस्ट के अंदर कदम रख सके और ये तो काफी बढ़िया हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई और तुम भी वही करोगी जो हमने कहा है और चलो जल्दी से हमें अपनी स्पिरिट रिंग्स को दिखाओ। तो कायमा कहती है ओ तो तुम मेरी स्पिरिट रिंग्स को देखना चाहते हो, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की क्वालिफिकेशन भी है या नहीं। तो ये स्पिरिट मास्टर कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, चलो अब हम भी देखते हैं कि तुम्हारे पास किस तरीके की क्वालिफिकेशंस है। जिसके बाद ये मिस कायमा के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। तो कायमा भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए इसके पाम अटैक के ऊपर अपना पाम अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। जिसके बाद यह बंदा पीछे हट के अपने साथियों के पास पहुँच जाता है और यह कहता है ओ तो तुम 8 रिंग मास्टर हो और अब कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि क्यों तुम इतनी प्राइडफुल क्यों एक्ट कर रही थी। चलो अब मैं तुम्हें एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ
कि तुम्हारी इस स्ट्रेंथ का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम किसी भी कीमत पर हम तीनों के खिलाफ नहीं जीत सकती हो। और फिर यह बंदा अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसके हाथ और मुंह के ऊपर किसी तरीके के पैटर्न्स बन जाते हैं। और इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है, और ये कहता है हम तो सिर्फ तुमसे एक छोटे से एहसान को चाहते हैं, और फिर तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तब भी तुम लोग हमारी मदद करने वाले हो। और इस तरफ कायमा मन में कहती है इसने अपनी एबिलिटीज को दिखाने की हिम्मत की है, और मेंटल डिटेक्शन के हिसाब से यह लोग पक्का किसी तरीके के 8th ग्रेड सोल गाइडेंस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब कोई हैरानी नहीं है कि इन लोगों को मरने का कोई भी डर नहीं है। और फिर कायमा कहती है आखिर हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? तो यह बंदा हंसते हुए कहता है आखिर राजी हो ही गए ना, तो चलो अभी के लिए तुम लोग बस हमें फॉलो करो। जिसके बाद युहाओं और इनका ग्रुप इन तीनों को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट की गहराइयों में जाने लगता है। और इस तरफ युहाओं मन में कह रहा होता है हमारी सेफ्टी के लिए डीन ने अपनी एबिलिटीज को छिपा रखा है, और उन्होंने ऐसा दिखाया कि यह सिर्फ 8 रिंग की स्पिरिट डुलियो है, और हम अपना अगला मूव डिसाइड करें उससे पहले हमें इनके एबिलिटीज के बारे में पता लगाना ही होगा। और कुछ समय चलने के बाद यह लोग एक जगह पर आ गए होते हैं, और ये मास्टर कहता है उस केव के अंदर एक स्पिरिट बीस्ट है, और तुम लोग हमें फॉलो करना और हम उसे ललचा के केव के बाहर निकालेंगे, और क्योंकि हमें उसे तुरंत ही मारने की जरूरत होगी, इसलिए हम सभी ही कंबाइन अटैक उसके ऊपर करेंगे। तो कायमा पूछती है क्या बस इतना ही? और कायमा मन में कहती है क्या इन्होंने सिर्फ हमें स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए यहाँ पर बुलाया है? और क्या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों एल्डर्स के पास अटैक पावर की कमी हो? लेकिन यह मामला इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं दिखता है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट जल्द ही इस चैनल में आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।